एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, जो मुड़कर देखा तो वहां दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं आपकी दोस्त प्रेरणा। जी हाँ, बॉलीवुड की ये पंक्तियां मैंने आपके साथ शेयर की। एक्चुअली सुबह से ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ मैं थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव फील कर रही थी, तो मैंने सोचा जाहिर सी बात है जब आपसे मुलाकात हो तो आप भी पॉजिटिविटी से भरे हो। और इन पंक्तियों का जो मतलब है, हमारे बॉलीवुड का ये जो गाना है वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, कर्णप्रिय है, काफ़ी मेलोडियस है, लेकिन इसके जो लिरिक्स हैं वो भी कितने मायने वाले हैं और उसका भी कितना गहरा मायने है, कितना गहरा अर्थ है। यानी कि आने वाला जो पल है वो जाने वाला है, हो सके तो इसमें लम्हा बिता लो। जी हाँ, इसी अच्छी सोच के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और एक नए दिन की, एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम सब ने बहुत कुछ सोच रखा होगा कि आज हमें क्या कुछ ख़ास करना है या क्या कुछ करना है। अगर बात करें मौसम की तो जी हाँ, आप सभी जान रहे हैं कि मौसम में भी तब्दीली आई है, बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। किस तरीके से ये तब्दीली आई है, कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में और ये जो मौसम है कब रुख बदल दे कोई नहीं बता सकता। आज का जो मौसम है बहुत ठंडा मौसम हो चुका है। फॉग देखने को मिला, यानी कि जब मैं दफ्तर के लिए आ रही थी तब मैंने ये महसूस किया कि जो सामने वाली गाड़ी है उसे देखने में भी खासा मुश्किल हो रही थी, खासी दिक्कत हो रही थी फॉग की वजह से। तो ठंड ने दस्तक दे दी है इस सब के लिए। इसके लिए हम सभी को ज़बरदस्त तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो तैयारी है जो आज सुबह हो चुकी है, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए हमें क्या कुछ खास करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस खास सुबह की शुरुआत हम अपने कार्यक्रम बिहार बिहान से करते हैं और आज हमारे कार्यक्रम में एक बेहद ही खास मेहमान है जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन उससे पहले दिन को खास बनाने के लिए हम हर रोज़ आपसे शेयर करते हैं एक खूबसूरत सा थॉट, एक अच्छा सा, एक इन्फॉर्मेटिव सा थॉट। और जो आज मैंने थॉट लिया है वो महात्मा गांधी का थॉट है और उन्होंने खूब कहा है कि ईच टाइम आई गो टू स्लीप आई डाई, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई एम रीबॉर्न। जी हाँ, जब हर रोज़ रात को आप सोते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आप मृत हैं, लेकिन जब एक नई सुबह होती है तो हमें एहसास होता है कि ईश्वर ने हमें खूबसूरत से दिन से नवाजा है और हमें एक नई मोहलत दी है कि इस नए दिन में हम कुछ नया और बेहतर कर सकें। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम सब के लिए ये खूबसूरत सा वरदान है, ये नई दिन, ये नया दिन, ये नई सी सुबह। मैंने आपको आज के दिन का सुविचार बताया और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास आया है, यानी कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनसे आपका है सरोकार और प्रमुखता से वो खबरें सुर्खियां बनी हैं। आपको बता दूं कि जेई मेन के लिए कल से आवेदन, यानी कि जो एस्पायरेंट हैं और जो अभ्यर्थी हैं देश भर के एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीए, एफटीआई समेत विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी। यानी गुरुवार यानी कल से शुरू हो जाएगी। आज बुधवार है, तो जो भी एस्पायरेंट हैं जिन्होंने तैयारी की है तो कल से वो आवेदन भर सकते हैं। और दूसरी जो खबर है वो खबर है हमारे लिए अच्छी खबर है, काफ़ी गौरव की बात है कि ब्रिटेन में बिहार की बेटी ने की हिंदी कार्यशाला। जी हाँ, ब्रिटेन के युवा वर्ग को हिंदी लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लंदन की युवा लेखक वो बिहार की बेटी अनुपमा कुमार ज्योति और उनकी टीम ने कार्यशाला का आयोजन किया। हम सब के लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है कि बिहार की बेटी बिहार ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी, यानी कि लंदन में भी अपना जो हुनर है उसका परचम लहरा रही है। तो ये दो खबरें मैंने चुनी आपके लिए, जो कुछ खास लगा मुझे, जिनसे आपका सरोकार या अखबारों में प्रमुखता से आई हैं। और अब क्या कुछ खास है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में आपके लिए। जी हाँ, आपको बता दें हर रोज़ किसी ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं के बारे में हम कुछ जानते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। आज भी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही एक ख़ास शख्सियत मौजूद है। बताना चाहूँगी आपको उनके बारे में कि आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में श्री शैलेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जो कि समस्तीपुर में पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर है, साथ ही साथ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी हैं। जानेंगे इनसे बहुत कुछ इनके जीवन के बारे में। लेकिन सबसे पहले जो सवाल आपसे सर कहना चाहूँगी, सवाल नहीं, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। और शैलेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि आपके बारे में कुछ जानकारी हो सके। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जन्म कहाँ हुआ आपका? पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों को सुबह का प्रभातकालीन नमस्कार बोलता हूँ।
एक्चुअल में मेरा जन्म समस्तीपुर में हुआ। मैं रहने वाला ओरिजिनली छपरा जिले का था। मेरे पिताजी रेल में थे और वही मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। जन्म भी हुआ, प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। और बचपन से मैं कोई खास बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र नहीं था। मैं एक सामान्य छात्र था, औसत छात्र था। लेकिन हमारी रुचि स्पोर्ट्स और गेम्स में ज़्यादा थी, कल्चरल प्रोग्राम में ज़्यादा थी। और मैट्रिकुलेशन मैंने समस्तीपुर के ही गोल्डफील्ड रेलवे हाई स्कूल से किया। और उस दरमियान खेल के क्षेत्र में अनेकों प्राइज मिले मुझे। और मैं 1978 में दरभंगा कमिश्नरी में मैट्रिकुलेशन में द्वितीय स्थान पर रहा। उत्साहित हुआ और समस्तीपुर कॉलेज से ही मैंने आगे की पढ़ाई की, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद 1990 ईस्वी में मैं सेना डाक सेवा में चला गया। जी। क्योंकि हमारी रुचि थी कि हम जाने कि हमारे सुदूर पहाड़ों पर रहने वाले, सुदूर फील्ड में रहने वाले हमारे वैसे जवान जो देश के लिए सेवा भाव से काम करते हैं, उनके बारे में मैं अनुभव लेना चाहता था। जी। मेरी ट्रेनिंग नागपुर में हुई, कामठी में हुई। और 22 जुलाई 87 से लेकर 26 अक्टूबर 90 तक मैं सेना डाक सेवा में एज ए वारंट ऑफिसर था। मेरी पहली पोस्टिंग 27 माउंटेन ड्यू कालिम्पोंग में हुई। और मुझे खुशी है कि मैं बिहार का रहने वाला होते हुए भी हमारे ओसी ने इंटरव्यू के दरमियान, ये औपचारिकता होती है, पहले आप जहां ज्वाइन करेंगे, जिस यूनिट में ज्वाइन करेंगे, वहां के ऑफिसर कमांडिंग इंटरव्यू, एक छोटा सा संक्षिप्त इंटरव्यू लेते हैं कि आपकी रुचि क्या थी, आप कैसे सेना में आए। तो उन्होंने मेरे से भी यही प्रश्न किया। मेरे बाकी साथियों ने बोला मैं देश सेवा करने आया हूं। मेरी खुद की जो सोच थी वो मैंने व्यक्त किया। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूं श्रीमान कि हमारे जो ये फौजी जवान है, देश की सीमाओं पर जो लगे हुए हैं, उनका अनुभव बांटना चाहता था। उनके साथ क्या समस्याएं हैं, खुद उनके साथ रह के हम जानना चाहते थे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और किन दिक्कतों के बावजूद वो देश सेवा में लगे हुए हैं। 24 आवर्स, वहां तो ड्यूटी घंटे की नहीं होती, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो 24 घंटे की सेवा होती है। और वहां 24 घंटे की सेवा भी मैंने दी है। तो उन्होंने जो प्रश्न किया मेरे से कि आप बताएं कि आप फौज में क्यों आए, तो हमने जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूं था कि ये हमारे जवान जो है देश में किस स्तर पर काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अनुभव बांटना चाहता था। दूसरा कि मेरा घूमने फिरने का बचपन से शौक रहा है। मैं बचपन से ही घूमने फिरने का शौकीन रहा हूं, नई जगहों पर, पुराने जगहों पर, पर्यटन स्थलों पर। और मुझे खासकर जो है सबसे बिहार और देश की प्राचीन संस्कृति से लगाव। मैंने बिहार के समस्त जो है वैशाली, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, ऐसे जैसे जितने भी प्राचीन जगह हैं, मैं उसको तलाश के जाता हूं और छुट्टी लेके मैं उन जगहों पर जाके अनुभव लेता हूं कि हमारी पुरानी मिट्टी में, हमारी पुरानी संस्कृति में क्या रचा बचा है। जी जी शैलेश जी, तो आपने बताया कि शुरुआत आपकी जो है, जो आपका जन्म है वो समस्तीपुर में हुआ, आपका बचपन भी वहीं बीता। और थोड़ी बहुत जानकारी हमें आपकी बातों से ये भी मिली कि आपको घूमने का भी शौक है, यानी कि भिन्न भिन्न जगहों पर जाने का, वहाँ की संस्कृति को जानने का भी आप रुचि रखते हैं, जानने की भी आप रुचि रखते हैं। शैलेश जी, सुबह का वक्त है, हर रोज़ हम अपने कार्यक्रम में सुबह के वक्त, चूँकि हम सुबह के वक्त सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कुछ अच्छा अपने लिए कर पाए। हम अपने व्यूवर्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं छोटा सा हेल्थ सेगमेंट, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं हर रोज, चाहे योग के जरिए हो या फिर आप अपने डाइट को फिट रखकर किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइटिशियन सेगमेंट, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि आप अपने किस तरीके का आप आहार रखें जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन इस सेगमेंट के बाद हमारी बातचीत हमारे आज की खास मेहमान से यूं ही जारी रहेगी। जल्द लौटते हैं।
नमस्कार, मैं हूं तनीसा। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं ओबेसिटी। ओबेसिटी आज की डेट में बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। देखा जा रहा है कि हर एक एज ग्रुप आज इस ओबेसिटी से कह सकते हैं कि हर कोई इससे जूझ रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है जेनेटिक फैक्टर आता है, कुछ हमारा जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वो काम देता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होता है, हमें डाइट को सही करना है, ताकि उससे क्या हो कि उससे रिलेटेड और भी दूसरी प्रॉब्लम्स ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओबेसिटी कब हमें दूसरी बीमारियों की तरफ ले जाएगा ये हमें खुद भी नहीं पता चलता है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ओबेसिटी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम बस जो खा रहे हैं वही हमारे मोटापा को बढ़ा रहा है। इसमें बहुत सारा को फैक्टर्स है जो ओबेसिटी को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डेली डाइट पैटर्न है, लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने का जो तौर तरीका है वो आज की डेट में बहुत ख़राब हो चुका है। हम जो भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो उस चीज़ को कट डाउन करना है और कोशिश करना है कि थोड़ा सा नेचुरल फूड स्टफ की तरफ आने के लिए हम एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं। जितना ज़्यादा हमारा फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ रहेगा, हमारा शरीर जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उससे हमारा जो होता है एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो उतना हाई रहेगा। और वो जितना हाई रहेगा, हम ये देख सकते हैं कि हाई रहेगा तो आप फिज़िकली एक्टिव रहोगे और आप खुद में भी ये फील करोगे कि बहुत आपके अंदर एनर्जी है। और धीरे धीरे वो क्या करेगा कि आपका बहुत सारा जो डाइट उससे रिलेटेड और बीमारी होने की जो चांसेस है वो कम हो सकती है। और क्योंकि बहुत सारे जो बीमारी है जो ओबेसिटी से को रिलेटेड है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जो डायबिटीज़ है वो ओबेसिटी का शिकार है, लेकिन हाँ, अगर किसी को ओबेसिटी की तरफ जो बढ़ रहे हैं तो उनको डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। दूसरा है हमारे दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हमें किडनी पे वो असर कर सकता है, हमारे आँखों पे असर कर सकता है। और ये जो हमारे शरीर का सबसे कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है, तो अगर ये इफ़ेक्ट करेगा तो लास्टली वो ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम अपना खान पान को सुधारें और किस तरीके से हम ओबेसिटी को कंट्रोल करने का कोशिश कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा रूट कॉज होता है कि हम अगर अपने आप को उस चीज़ को बारे में जानने का कोशिश करें, जैसे कि ओबेसिटी होता क्या है। आज के डेट में ये बहुत बड़ा मिथ है। जैसे खाते जा रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम खा क्या रहे हैं, क्या हमारे शरीर के लिए सही है, क्या गलत है, क्या हमको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर करता है। अब सबसे बड़े पहला चीज़ अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितनी देर करना है, कौन सा एक्सरसाइज हमारे शरीर को के लिए अच्छा है। कई लोगों को मिथ है कि नहीं, एक्सरसाइज करेंगे 5 मिनट करेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी करना तो है ना। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप वॉकिंग करो, देखो कि कितना आप वॉकिंग आपके शरीर को कितना हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डाइट की तरफ बढ़ें तो डाइट में हम कोशिश कर सकते हैं कि सुबह का जो खान पान का तौर तरीका है उसके बीच में गैपिंग ना हो। सुबह में अगर नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है तो नाश्ता हमेशा कोशिश करना चाहिए कि फुल प्लेट होना चाहिए नाश्ता, और दोपहर के खाने के बीच में ज़्यादा गैपिंग ना हो। बीच में मिड मॉर्निंग के टाइम में कुछ फल या आप जूस ले सकते हो ताकि वो ठीक हो सके। शाम के समय में फिर कोशिश करना है कि थोड़ा सा स्नैक्स हो और रात का खाना फिर टाइम से लें। इससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो एक बैलेंस डाइट हमारे शरीर में जाएगा और वो सही तरीके से मॉडिफाइड होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो सिख धर्म के इतिहास में आने वाले सबसे बड़े महोत्सव के गवाह बनेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350वें प्रकाश पर्व जो 5 जनवरी 2017 को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मनाया जाएगा। इस महान उत्सव की सेलिब्रेशन दुनिया भर में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है।
इस महान पर्व में गुरु जी का आशीर्वाद लेने दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। इस मुबारक अवसर पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है। बैक हम बात कर रहे हैं अपने आज के इस खास कार्यक्रम में शैलेश कुमार सिंह जी से। शैलेश जी, हमने आपसे जाना कि आपका बचपन कहाँ बीता और किस तरीके से आप युवा हुए और फिर आपकी रुचि हुई डाक सेवा में आने की। आपको आपके भीतर ये रुचि थी कि आप जाने लोगों को कि लोग किस तरीके से सुदूर देशों में रहते हैं, सुदूर जगहों पे रहते हैं और पहाड़ों के बीच में उनकी जीवन शैली जो है वो कैसी है, ये आपकी रुचि थी। शैलेश जी, ये जानना चाहूँगी कि बतौर पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर आपकी क्या रोल एंड ड्यूटीज़ है, क्या भूमिका है, क्या करते हैं आप? एक्चुअल में मैं 22 जुलाई 2008 में एज ए पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर का पदभार मैंने ग्रहण किया और मैंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, चूंकि हमारी जिम्मेदारी होती है डाक विभाग की सेवाओं को सुलभ कराना, आम लोगों को सुलभ कराना और साथ ही उसके बारे में डिटेल जानकारी देना। आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग का दौर है, प्रतिस्पर्धा की दौर है। ऐसे दौर में अगर हम अपनी सेवाओं को डिस्प्ले ना करेंगे तो हमारी सेवा का लाभ क्या लेंगे कोई ग्राहक? हमारे कंपटीटर हैं मार्केट में, हमारे बहुत ज़्यादा कंपटीटर हैं। हर एक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम इंश्योरेंस के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, मेल के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं डाक विभाग के साथ। और मैं तो समझता हूं कि ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अपनी सेवा दे रहे हैं सुदूर देहात में रहने वाले लोगों को। और मैं बताऊं कि जो नई सेवाएं शुरू हुई है डाक विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट एरो के तहत, उसमें चार्टर ऑफ सिटीजन चार्टर करके दिया हुआ, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि हम एक स्पीड पोस्ट 72 घंटे के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुदूर देहात में लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये टाइम बाउंडेड है, हमारे हर एक काम का निर्धारण है। अब आप समझ सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हम कोर बैंकिंग से जुड़ गए। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है और समस्तीपुर ही नहीं, देश के तमाम डाकघर कोर बैंकिंग से जोड़े जा रहे हैं। उसका फायदा यह मिलेगा कि आप देश के किसी भी कोने से अपनी सेवा ले सकते हैं। जैसे पहले ये सेवा केवल पीएलआई के क्षेत्र में थी और आगे मैं बताऊंगा कि मैंने जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वारा कार्यक्रम जो एक शुरू की थी शुरुआती दौर में, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। उसमें कैसे जो है ये लोगों के सुझाव को अमली जामा पहनाते हुए जो है बिहार के स्तर पर ऑनलाइन पीएलआई जमा करने का प्रावधान हुआ। जी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हमारा एक प्रोडक्ट है। जी, आपने जनसंपर्क निरीक्षक की बात की, आप जनसंपर्क निरीक्षक भी रह चुके हैं, तो इस दरमियान आपने क्या अनुभव किए और क्या कुछ आपको लगा कि आपको करने का मौका मिला लोगों के लिए? एक्चुअल में मैंने देखा कि जो पुरानी डाक परंपरा है उसमें सुधार की गुंजाइश थी, कुछ नया करने की गुंजाइश थी, एक नई सोच विकसित करनी थी। क्योंकि समस्याएं तो डेली मेरे पास आती थी लोगों के से जुड़ी हुई, तो मैंने सोचा कि एज ए पब्लिक रिलेशन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जी, तो इसके लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम का नाम हमने दिया जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वार। वो कार्यक्रम 8 जुलाई से हमने शुरू किया। 8 जुलाई 2008 में, जिस समय मैं एक कार्यवाहक पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर के रूप में मैंने ज्वाइन किया था, तब से शुरुआत की उसकी। मैंने शुरुआत तो की, मैंने तो पदभार ग्रहण किया था 6 जुलाई को 2008 को,
लेकिन 8 से हमने एक नई सोच विकसित की और मैंने प्रयास किया कि हम मैक्सिमम संस्थानों से, मैक्सिमम लोगों से रूबरू होकर खुद उनके पास जाकर, चूंकि कार्यक्रम के नाम से ही स्पष्ट होता होगा कि जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वार, हम आपके पास जाकर, हम अपने ग्राहकों के पास जाकर उनकी समस्याएं लेंगे, उनके सुझाव आमंत्रित करेंगे और उस सुझाव और सलाह के आधार पर उनकी समस्याओं के निदान के लिए जिस स्तर पर लिखने की बात होगी, सुधार की गुंजाइश होगी, वहां किया जाएगा। तो मैंने इस संदर्भ में लोगों से संपर्क किया। जुडिशियरी में हमारे, मुझे याद है वो उस समय जज इंचार्ज हरिशंकर बाबू हुआ करते थे, उनसे भी लिखित सुझाव लिया हमने। निगम साहब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, उनसे भी लिया हमने। सिविल सर्जन भैरव प्रसाद जी से लिया हमने। मलेरिया ऑफिसर सुबोध कुमार जी से लिया हमने। DYFY के राज्याध्यक्ष महावीर पोदार जी से हमने लिया और तमाम ब्रांच मैनेजर LIC से लिया। जितने भी हमारी न्यूज एजेंसी है उन सबसे लिया जी। और उस शिकायत सुझाव को कंसोलिडेट करके हमने अपने मासिक प्रतिवेदन में दिया डिविजनल स्तर पर। और मैंने आग्रह भी किया उस पत्र के माध्यम से अपने डाक अधीक्षक से, जो हमारे के वहाँ के सीनियर मोस्ट पदाधिकारी होते हैं, उनसे हमने आग्रह भी किया कि श्रीमान ये समस्याएं जनता से जुड़ी हुई है, हमारे ग्राहकों से जुड़ी हुई है। मेरा खुद का मानना था कि शर्तें कितनी भी बढ़िया हो, अगर हम सही सेवा नहीं दे पाएंगे तब तक हमारा ग्राहक हमारे सेवा से वंचित रहेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जब तक जो सेवा प्रदान की जानी है, जो सेवा दी जानी है, अगर वो तरीके से नहीं हो, वो मुकम्मल नहीं हो पाए, तो जो ग्राहक है उससे वंचित ही रह जाएंगे। हम आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे शैलेश जी, आपके जीवन के बारे में और आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में कि ये अनुभव आपके जीवन का कैसा रहा। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारी चर्चा यूँ ही जारी रहेगी। जल्द लौटते हैं। सजाना विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। दूरदर्शन डिजिटल टेरिस्ट्रियल सेवा, आपके पसंदीदा DD चैनल्स अब आपके स्मार्टफोन्स पर बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन या डेटा यूजेज के। DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स, DD रीजनल और DD किसान देश के 16 शहरों में उपलब्ध। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, रांची, कटक, लखनऊ, जलंधर, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, भोपाल, बेंगलुरु और अहमदाबाद। एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर DD चैनल्स प्राप्त करने के लिए DVB T2 डोंगल की आवश्यकता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए DD वेबसाइट पर संपर्क करें www.ddindia.gov.in/technical/digital-terrestrial-television.aspx। हमरो संगे जे छै केहन चौल केलक हम ओकर की मजाक किया। बहुत गलत काज केलक या उदय। की भाई छै हां अपना आप के हैं के चोर कोतवाल के दांत नहीं नहीं बुझै छी। सुधर जो रो, सुधर जो, नहीं तो पागल सबक लिस्ट में तोरो नाम आबि जतो। ललिता जी आइए आइए। टीवी देख रही थी। डिजिटल टीवी नहीं लगवाया? नहीं, पुराना वाला केबल ही ठीक है। पुराने वाला केबल ही रहेगा, बस सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, मूवीज ऑन डिमांड, चुनने को सैकड़ों चैनल। खर्च बढ़ेगा। सेट टॉप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा, जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे, बचत ही होगी। 31 दिसंबर 2016 से पहले आप सेट टॉप बॉक्स लगवा लें, वरना आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो सिख धर्म के इतिहास में आने वाले सबसे बड़े महोत्सव के गवाह बनेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350वें प्रकाश पर्व जो 5 जनवरी 2017 को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मनाया जाएगा। इस महान उत्सव की सेलिब्रेशन दुनिया भर में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इस महान पर्व में गुरु जी का आशीर्वाद लेने दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। इस मुबारक अवसर पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है। वेलकम बैक। थोड़े से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शैलेश कुमार सिंह से। शैलेश जी, आपने बहुत कुछ बताया डाक सेवा के बारे में। मैं ये जानना चाहूँगी कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जिसकी आय बहुत कम है, न्यूनतम है, वह व्यक्ति या एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत लैविश व्यक्ति किस तरीके से डाक सेवा का लाभ उठा सकता है? दोनों ही वर्गों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं डाक सेवा में? पहले तो मैं ये डाक विभाग के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। भारतीय डाक व्यवस्था 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में 1 अक्टूबर को उसकी शुरुआत की थी और 1874 ईस्वी में देश के तात्कालिक 22 देशों के बीच एक संयुक्त संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और 1875 ईस्वी में विश्व के तमाम देशों के बीच डाक का आदान प्रदान शुरू हुआ। भारतीय डाक व्यवस्था विश्व की विशालतम डाक व्यवस्था है। इसमें 1,55,015 डाकघरों का विशालतम नेटवर्क है। हम सुदूर देहातों में सेवा दे रहे हैं। यहां तक कि हम जल में भी सेवा दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कश्मीर के डल झील में भी डाकघर है, तैरता हुआ फ्लोटिंग डाकघर। क्या बात? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। हालांकि हमारी जानकारियां आम लोगों को सुलभ नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में हमने बहुत से काम किए हैं, आगे भी बताऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम हर एक गांव में डाकघर है। 1,55,015 डाकघरों का विशालतम नेटवर्क आप समझ सकते हैं कि हर एक गांव में है, हर एक पंचायत में है, हर एक सब डिवीजन में है, जिला में है, राजधानियों में, और बहुत से ऐसे जगह हैं जहां सैकड़ों की तादाद में डाकघर है। अब जो दिल्ली जैसे महानगर में आप समझ सकते हैं। और साढ़े 26,000 प्रधान डाकघर केवल पूरे हिंदुस्तान में। हमारी सारी योजनाएं उन गरीब गुरबों के लिए है जो हमारे समाज के रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक है, लोगों के बाद जो राजमहलों के चकाचौंध से सहमी सरमाई झोपड़ियों तक हमने प्रयास किया है जी कि वैसे अंतिम व्यक्ति तक अपनी डाक सेवा को सुलभ कराए ताकि हमारी वो सेवा का लाभ ले सके। हालांकि डाक विभाग में किसी भी स्तर पर प्रचार प्रसार की व्यवस्था नहीं है। ये थोड़ी कमी जरूर है क्योंकि हम तो पुरानी परंपरा के आधार पर जो है अपनी सेवा तय किए थे और आज की तारीख में ग्लोबल मार्केटिंग का दौर है, इंटरनेट का जमाना है। तो वैसी स्थिति में हमें तो अपने क्रियाकलाप में के साथ साथ योजनाओं में भी परिवर्तन करना होगा, नई नई योजनाएं बनानी होगी। उसी की अगली कड़ी में कोर बैंकिंग से डाकघर जुड़ा। अब हम 1 अप्रैल 2017 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। उसकी सारी तैयारियां शुरू है और मैं समझता हूं कि
देश के तमाम प्रधान डाकघर और सभी उप डाकघर, उसके अंतर्गत सभी उप डाकघर लगभग जुड़ जाएंगे। और एक चीज मैं और बता दूं जी। कि कोर बैंकिंग से जुड़ने वाला राजस्थान ऐसा राज्य देश का अव्वल राज्य हुआ जहां पर सारी सेवाएं कोर बैंकिंग से जुड़ गई है हमारी। जी। हम बैंकिंग सेक्टर में भी काम करते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में भी काम करते हैं, मानवता के क्षेत्र में हर एक जगह काम करते हैं। तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्तियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और डाक विभाग के योजना निर्माताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं वैसे वंचित लोगों के लिए शुरुआत की इसकी। शुरुआत की उन्होंने। जी शैलेश जी, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसे कुछ आप ऐसे योजना या कार्यक्रम जो आपके द्वारा शुरू की गई हो, जिसकी पहल आपने की हो, जिसकी आप चर्चा हमारे साथ करना चाहेंगे? मैंने तो देश हित में, ग्राहक हित में 4 नई योजनाएं शुरू की। ये पहला कार्यक्रम जो मैंने बताया था अभी अभी जी, जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वारा, उसका उद्देश्य यही था कि पहले तो हम शिकायत और सुझाव लें, उसके आधार पर गुणवत्तापूर्ण सेवा दें। क्योंकि शर्तें, मेरा तो मानना है कि शर्तें कितनी भी बढ़िया हो, जब तक गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं लेंगे, हमारे कंपटीटर जो हैं उनसे सेवा लेंगे ग्राहक। और अवेयर भी करना था, तो अवेयरनेस के क्षेत्र में भी मैंने 3 प्रोजेक्ट शुरू किए। मैंने खुद ही प्रोजेक्ट बनाया, देश में किसी भी स्तर पर इस आशय का कोई योजना नहीं था। तो मैंने ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए और डाक विभाग की सेवाओं को विस्तारित करने के उद्देश्य से दूर देहात में वैसे लोगों के लिए जो अब तक डाक सेवा से अलग हैं, जानकारी के अभाव में, इसके लिए जो है हमने 3 और सेवाएं शुरू की। और मैं बताऊं कि हमने देश में पहली बार 20 अगस्त 2011 को मोरसंड ग्राम से डाक शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी परियोजना भी मैंने खुद ही बनाई थी और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा इस मामले में। और मैं बताऊं कि एक डाक शिविर कार्यक्रम में मैंने मोरसंड वाले कार्यक्रम में 268 अकाउंट खोले एक दिन में, और उन 268 अकाउंट को खोलने के बाद पासबुक उस कार्यक्रम के दरमियान हमने उन लोगों को सौंप दिया, ग्राहकों को। क्या बात है। मेरी खुद की सोच थी कि हमारे जो ग्राहक हैं डाकघर में आते हैं, समय के अभाव में जो है आने के बावजूद जो है एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जब तक जानकारी नहीं मिलेगी हमारी सेवा क्या लेंगे वो। तो वैसी स्थिति में मैंने वो जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं, 3 और जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। डाक शिविर के अलावा भी 2 और चलाए हैं हमने। तो डाक शिविर में मैंने देखा कि बड़ी अच्छी लोगों की तादाद रही है, लोग अच्छी सेवा ले हैं। कहीं कहीं तो हजारों व्यक्ति कार्यक्रम में रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंदौली ऐसे जगह में जहां दूसरा मैंने डाक शिविर लगाया था, 355 अकाउंट एक दिन में खुला था। आप समझ सकते हैं कि एक दिन गांव में जाकर डाकघर से इतर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवेयर करना और उस कार्यक्रम के दरमियान ही अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना, सेवा देना। बिल्कुल। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा है। अनुभव रहा होगा, जाहिर सी बात है। मैं प्रोत्साहित हुआ हूं लोगों की को सेवा देकर कि लोग अभी तक डाक सेवा के प्रति, चूंकि आप समझ सकते हैं लगभग 170 वर्षों का डाक विभाग का स्वर्णिम इतिहास है, तो इसकी साख भी है, लोगों की सोच भी है, और ग्रामीण लोग इसको ज्यादा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए कि हम तो गांव-गांव में है, देहात में है जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी कई गुना तुलना में कई गुना कम है कोई भी बैंक। आपको मैं एक जानकारी के लिए बताऊं कि 2014 में पूरे देश में बैंकिंग के क्षेत्र में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा शाखा मानी जाती है। आपको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मात्र उसकी 16,000 शाखाएं हो सकी थी। 2011 में जब इसकी हमने शुरुआत की थी डाक शिविर कार्यक्रम की, उस दरमियान हमने देखा था कि मात्र उस समय उसकी 8,000 शाखाएं थी। और वो हम विस्तारित करते हुए आज की तारीख में मैं समझता हूं अनुमानतः 16,000 के आसपास शाखा होंगी।
और उसकी कई गुना हम ज़्यादा है। कई गुना ज़्यादा है। इस शिविर कार्यक्रम का मतलब यही है कि आप जगह जगह पर जाकर, गाँव में जाकर एक शिविर के तहत, ये शिविर कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करें। और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि आपने इतने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया इसके बारे में, इस तरह की जो सुविधा डाक के द्वारा दी जा रही है, और लोगों ने सेम डे, उसी दिन उसे एक्सेप्ट भी किया, समझा, और उन्होंने अपने खाते भी खुलवाए। 350 आपने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, इतने सारे खाते खुले, 355 आपने बताया। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या होता है ना कि जब हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है पब्लिक का, आप जैसे लोगों के साथ, तो ये सबसे अच्छी बात है। और इस तरह की पहल आप कर रहे हैं शैलेश जी, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है और ये सराहनीय है। आपका जो कार्यकाल रहा है, जो आपका कार्यकाल अनुभव रहा है शैलेश जी, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जब आपने शुरुआत की थी, जिस सोच के तहत आपने शुरुआत की थी, और आज आप जिस मुकाम पर पहुँचे, आपको क्या लगता है, आप कितना कामयाब महसूस करते हैं अपने आप को? आपको कितनी कामयाबी मिल पाई है? दिल से तो मैं अपने आप को पूर्णतः कामयाब नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो ये मेरी शुरुआत है। मैं क्रमवार लगा हूँ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए, और मैं जहाँ जिस प्रमंडल में पदस्थापित हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा डिवीजन, पोस्टल डिवीजन का नाम देश की अग्रणी कतारों में हो। हम इस सोच को लेकर दूर देहात में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इन 5 डाक शिविर कार्यक्रम मैंने कुल 2011 से लेकर अब तक 5 डाक शिविर कार्यक्रम किए हैं, और इस 5 डाक शिविर कार्यक्रम के माध्यम से 1199 अकाउंट खुले, और उसका वितरण भी हमने उसी कार्यक्रम के दरमियान लोगों को कर दिया, जिससे डाक विभाग को 1,75,054 रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। 146 रुपया पर पासबुक के हिसाब से, क्योंकि हम तो लीज पर काम करते हैं, नेशनल सेविंग्स के लीज पर काम करते हैं। अब 1 अप्रैल से, वो 1 अप्रैल 2017 से पूर्णतः जो है स्वायत्त रूप से वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में जो स्थापित होने जा रहा है, और लोगों को इससे बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ दिक्कतें भी आ रही थी इस कार्यक्रम के दरमियान, कुछ दिक्कतें भी आ रही थी। जैसे मैं मान लूँ कि एक ही दिन में, चूँकि हमारी जो व्यवस्था थी वो संभव नहीं है कि एक ही दिन में पासबुक खोलने के लिए फॉर्म भी दिए जाए, फॉर्म अप्लाई किया जाए, पैसे जमा किए जाए, और उन पैसों को फिर समायोजित किया जाए अकाउंट में, और इसके बाद लेजर खुले, पासबुक खुले। हालांकि मैं अपने दोस्तों का आभारी भी हूं जो मुझे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने सहयोग किया जी। तो उसके माध्यम से हमने ये संभव किया। लेकिन दिक्कतें आ रही थी। हमारे पोस्ट मास्टर जो गांव देहात में काम करते हैं, उनके और भी रूटीन वर्क हैं, तो उसके साथ ये अलग से एक्स्ट्रा वर्क 355 अकाउंट खोलने का, सिग्नेचर करने का, लेजर मेंटेन करने का, हालांकि वो मैं करवा देता था, लेकिन असुविधा होती थी। तो हमने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कार्यक्रम में जानकारी देंगे, अवेयर करेंगे, इससे भी तो लोग जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक आकर डाकघर में वो अपना खाता खुलवाएंगे। हमारी बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं आई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अभी फरवरी 2015 में डाकघर को सुकन्या समृद्धि योजना जैसी बेहतरीन योजना दी है जी। मैं प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक नई सोच विकसित की है। क्योंकि अभी वर्तमान समाज में जी भ्रूण हत्या, लिंगानुपात में अंतर जैसी समस्याएं आ रही है, तो इसकी दिशा में मेरा खुद का मानना है कि ये मील का पत्थर साबित होगा ये सुकन्या योजना जी। और सुकन्या योजना का सही लाभ लेने के बाद ये पूर्णतः विराम लगेगा। भ्रूण हत्या और लिंगानुपात में अंतर जैसे जो समस्याएं हैं उस पर पूर्णतः विराम लगेगा जी। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभारी भी हैं। बहुत अच्छी योजना उन्होंने डाक विभाग को दी है। और मेरी एक दूसरी भी बहुत बेहतरीन योजना है PLI। क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग इसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ एक समस्या ये है कि ये केवल सरकारी सेवकों का हो सकता है, केवल सरकारी सेवकों का ही जो है जी PLI हो सकता है। PLI के बारे में हम आपसे और भी जानेंगे विस्तार में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी, जल्द लौटते हैं। बुलेट ट्रेन जैसी भाग रही मुंबई में तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, पर बदलीपुर क्या जगह है, वो तो हौले हौले झूल रहा है बीते जमाने और नए दौर के बीच। बहुत कुछ पुराना पर नया होता है, तो करेंगे बदलीपुर की सैर। देखिए आधा फुल हर शुक्रवार से रविवार शाम 7:30 बजे
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। अब्राहम प्रस्तुत हूँ मेरे मालिक। ये बात इस सारा को कील की बातें चुभती है। मैंने आपकी और आका की बातें सुनी। मुझे बख्श दे मेरे खुदा, कनान देश की ओर प्रस्थान करेंगे। विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। रंग बिरंगे यादों को फिर से सजाना। विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। हमरो संगे जे छै केहन चौल के लगा हम ओकर की मजाक किया। बहुत गलत काज केलक यऽ उदय। की भाई हाँ अपना आपके हैं? से चोर कोतवाल के डांटे नहीं नहीं बुझे छी। सुधर जो रो, सुधर जो, नहीं तो पागल सबक लिस्ट में तोरो नाम आबि जतो। देखिए ना टीवी को, कोई चैनल साफ आता है तो कोई बेकार। तो फिर केबल डिजिटाइजेशन ही सही रहेगा। शहरों की तरह हम भी सेटअप बॉक्स लगवा लें। बेस्ट आइडिया है पापा। साथ ही साथ मूवी ऑन डिमांड, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स, गाइड, रिकॉर्डिंग सुविधा जैसे कई फीचर मिलेंगे। हाँ, हम जितने चाहें उतने ज्यादा चैनल चुन सकते हैं। हम जो भी चैनल चुनेंगे वो सब के सब अच्छी पिक्चर और साउंड क्वालिटी में आएंगे। 31 दिसंबर 2016 तक देश भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन अनिवार्य है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो सिख धर्म के इतिहास में आने वाले सबसे बड़े महोत्सव के गवाह बनेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350वें प्रकाश पर्व जो 5 जनवरी 2017 को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मनाया जाएगा। इस महान उत्सव की सेलिब्रेशन दुनिया भर में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इस महान पर्व में गुरु जी का आशीर्वाद लेने दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। इस मुबारक अवसर पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है। वेलकम बैक। छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक सेवा की। जी हाँ, भारतीय डाक सेवा का हमारे देश में कितना वृहद रूप है और किस तरीके से ये कितने ग्राहकों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, और जो ग्राहक अभी तक इनसे नहीं जुड़े या जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, ये तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान शैलेश कुमार सिंह जी। शैलेश जी, आपने बहुत कुछ बताया, बहुत सारी कार्यक्रमों की, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, चर्चा की। जानना चाहूँगी आज के युग में जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसका बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं, जो ज़्यादा लोगों के लिए सहूलियत भरा भी है, लोग को ज़्यादा ये आसान लगता है, ऐसी स्थिति में क्या डाक सेवा के लिए, भारतीय डाक सेवा के लिए कोई चैलेंज है, या भारतीय डाक सेवा भी कुछ इस तरह की सेवा उपलब्ध करा रहा है? पहले तो ये मैं बता दूं कि हमारी सारी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी है और 1 अप्रैल 2017 तक सारी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएगी। दूसरी बात कि उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आने के बाद हम लोग भी तो इलेक्ट्रॉनिक वेब से काम कर रहे हैं जी। हम लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले मनी ऑर्डर जाता था, मैनुअली फॉर्म भर के जाता था। आज की तारीख में वो ईएम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बोलते हैं उसे। एक बेहतरीन नई योजना शुरू हुई है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। आप यहाँ खड़े रहें, आप अपने पाने वाले ग्राहक को नज़दीकी डाकघर पर भेज दें, वहाँ पर वो रहेगा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके रहेगा,
हम यहाँ से पैसा सेंड करेंगे और 2 मिनट के अंदर वो उसका भुगतान ले सकता है। यानी कि भारतीय डाक सेवा भी ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक जरिए से कम समय में आप उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम PLI का जिक्र कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई थी। इस बारे में आप इस कार्यक्रम के बारे में, इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। PLI सबसे बेहतरीन योजना है डाक विभाग की। ये खुद का उसका प्रोडक्ट है डाक विभाग का, और ये इसकी शुरुआत 1884 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उस समय एक सोसाइटी के रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और केवल डाक कर्मियों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में चलकर इसको विस्तारित किया गया और कोई भी सरकारी सेवक इसको अपना सकता है। तो बहुत ही अच्छी योजना है, प्रीमियम कम बोनस ज्यादा। आप सोचेंगे कि इसका ये कैसे संभव है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि देश के किसी भी सरकारी गैर सरकारी इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करने वाले कोई भी संस्थान है, उसमें कमीशन पर 25 से 30% खर्च हो जाता है। आप 100 रुपया निवेश करते हैं, इंश्योर्ड बीमा कराते हैं 100 रुपये का, तो उस पर 25 से 30% जो है बीमा कंपनी में काम करने वाले एजेंट DO के बेस पर खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ ये ड्यूटी में शामिल है, इस कारण उसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलता है। आज की तारीख में मैं बता दूं कि हमारे यहाँ 60% पर 1000 पर एनम है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, या यूँ कहें बोनस। और कोई भी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, PLI के इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करने वाली, उसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो 50 होता है, वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और डाक विभाग ने अपनी योजनाओं को संशोधित करते हुए PLI केवल सरकारी सेवकों के लिए है, तो आम ग्रामीण, चूंकि हमारे 80% आबादी तो गांवों में रहती है जी, हमारे सबसे ज्यादा डाकघर गांवों में है, तो उनको फोकस करते हुए एक नई योजना 95 में शुरू की गई है, 1995 में RPLI, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, नाम से ही स्पष्ट है जी। और उसमें भी प्रीमियम कम और बोनस ज्यादा मिलता है। और चूंकि इसका प्रचार प्रसार हमारे यहाँ किसी माध्यम पर नहीं है, यही समस्याएं आ रही थी ग्राहकों के साथ, तो हमने इसके लिए जो है, आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में इंटरनेट का जमाना है, तो हमने एक नई कार्यक्रम शुरू की, जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वार के बाद ये पोस्टल हेल्पलाइन ऑन मोबाइल कार्यक्रम। मैंने देखा कि देश में किसी भी स्तर पर डाक विभाग का कोई हेल्पलाइन है जिस पर कॉल करके डाक विभाग के उत्पाद की, सेवाओं की जानकारी ले सके या आने वाली समस्याओं के समाधान के उपाय जान सके। तो इसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया और अपना मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया। हमारे मोबाइल नंबर 77 63 81 97 09 पर कोई भी हमारा ग्राहक जी कॉल करके डाक विभाग के उत्पाद और सेवाओं की जानकारी ले सकता है और आने वाली समस्याओं के समाधान के उपाय जान सकता है। पूरे कार्य दिवस में जो हमारा वर्किंग डे है, उसमें संडे हॉलीडे को छोड़कर 1 बजे से 3 बजे तक कोई भी ग्राहक हमको कॉल करके हमारे डाक विभाग उत्पाद की और सेवाओं की जानकारी ले सकता है और आने वाली समस्याओं को समाधान के उपाय जान सकता है। ये हमने देश में पहली बार शुरू की, इसलिए कि हम ग्राहकों से जुड़े थे, हम समस्याएं देख रहे थे लोगों की। जी, ग्राहकों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास आप कर रहे हैं भिन्न भिन्न योजनाओं के जरिए। बहुत सारी योजनाओं का आपने जिक्र किया, 4 प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया, उत्पादों के बारे में बताया आपने सालेश जी। ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने जो ये काम किया, जिस कार्य की आप शुरुआत की आपने और आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, बहुत सारे लोगों की सहयोग की ज़रूरत पड़ी होगी, बहुत सारे लोगों की सराहना भी मिली होगी। क्या जिक्र करना चाहेंगे इस बारे में आप हमसे? हमारे सहकर्मी जो दूर देहात में रहते हैं जी जी, उन लोगों के द्वारा बहुत सी योजनाओं में सहयोग मिला है जी। और जी, आपको बहुत सारे अवार्ड से भी आपने जो आपने काम किया उसके लिए भी आपको पुरस्कृत भी किया गया है, इस बारे में भी आपको जिक्र करना चाहेंगे? जी, मैं जब सेना डाक सेवा से डिस्चार्ज लेकर समस्तीपुर डाक प्रमंडल में मैंने ज्वाइन किया 1990 में, 26 अक्टूबर 90 को, उस दरमियान जस्ट उसके 2 साल बाद मेरे किए हुए काम के को ध्यान रखते हुए भारत के तात्कालिक राष्ट्रपति महोदय आर वेंकट रमन जी के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया जी। और हम जहाँ जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे जिला के जनप्रतिनिधि लोग, MLAs हो, MPs हो, चूंकि हम कार्यक्रम में मेरा प्रयास रहता है कि जनप्रतिनिधियों को की भागीदारी होनी चाहिए,
क्योंकि इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उनकी पकड़ है गांव देहात में। और डाक विभाग के साख को ध्यान रखते हुए सब साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, हम टीम भावना से काम करते हैं। तभी तो मैंने बताया था पहले। जाहिर सी बात है किसी एक व्यक्ति से ये संभव नहीं है, पूरी टीम मिलकर काम करेगी तभी आप लोगों तक पहुंच पाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। जी जी बिल्कुल। तो हम उन लोगों के सहयोग से वो हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहते हैं। आपको मैं बताऊं कि जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वारा जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था 2008 में 6 जुलाई से उसकी शुरुआत की थी, तो उसका साइड इफेक्ट मैं बताऊं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2011 में मुख्यमंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित की। उद्देश्य समान था, हमने भी लोगों से शिकायत सुझाव ली और वो भी। और फिर मैंने 2011 में जब डाक शिविर कार्यक्रम किया तो 2013 से आपने भी सुना होगा, देखा होगा, न्यूज़ों में देखा होगा कि डाक शिविर लगाकर बैंकों ने भी खाता खोलने का काम शुरू कर दिया। जी हाँ। और भारतीय डाक आपकी सेवा में जब 2015 में मैंने उसकी शुरुआत की लोगों को अवेयर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत, तो आपने फिर देखा होगा कि 2015 के अक्टूबर महीने, चूंकि हमारी शुरुआत जो हुई थी मई महीने में हुई थी, 9 मई को हमने वासुदेवपुर से उसकी शुरुआत की थी, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए और लोगों को जानकारी देने के बाद उसकी सेवा उपलब्ध कराने के लिए। तो उसके कंपटीशन में 2015 में ही अक्टूबर महीने से BSNL भारतीय संचार निगम जो है उसने भी जो है BSNL आपके द्वारा वो शुरू कर दिया। जी, तो यानी कि बहुत सारे संस्थानों ने भी इन आपकी जो तरीके हैं, जो आपकी जो तकनीक है, इसे अपनाया है। अच्छी बात है कि किसी भी तरीके से लोगों का फायदा होना चाहिए, आम जन को फायदा होना चाहिए। शैलेश जी, हमने आपके कार्य के बारे में जाना, आपकी कार्यशैली के बारे में जाना, डाक सेवा से आप कितना प्रभावित हैं और आप लोगों को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप प्रयासरत हैं। अगर जानना चाहूँ आपके बारे में, आपको अपने काम से इतर और क्या करना पसंद है, आपकी रुचियों में क्या क्या चीज़ें शुमार हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहूँगा कि मेरा अगर कोई काम रहता है तो मैं पहले काम को पूरा करता हूँ, उसके बाद अपनी सेवाओं को मैं ये नहीं मानता कि ये मेरा कोई कार्यावधि है, वो ये ड्यूटी टाइम है। मैं हमारे संपर्क में आने वाले तमाम लोगों को मेरी कोशिश होती है कि अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में जरूर बताएं। जी। रोजाना हर एक प्रेस वाले भी आते हैं हमसे मिलने, नई नई सेवाओं की जानकारी लेने के लिए, वो जी। आम लोग भी आते हैं, तो उनको मैं बताता हूं कि भाई हमारे यहाँ ये नई सेवाएं आई है, इसका लाभ लिया जा सकता है। पहले तो पुराने मोड में जो है पहले पत्र लिखने का वो प्रावधान था, उसकी रुचि कम हो गई, तो एक हमने नई बच्चों को, देश के नवनिवालों को पत्र लेखन के प्रति जो गिरती रुचि है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है पिछले महीने। जी, कार्यक्रम का जिक्र करें जी। उस कार्यक्रम का नाम दिया हमने डाक दर्शन कार्यक्रम। मैं जानता हूं ये भारत के भविष्य है, इनको डाक विभाग की संस्कृति से रूबरू कराना होगा, तो इसलिए हमने वो कार्यक्रम शुरू किया है। और वहां के तमाम 2-3 स्कूल के बच्चों को, जैसे टेक्नो मिशन स्कूल है उसके बच्चे को, JP स्कूल है उसके बच्चों को, साधना देवी विद्यापीठ के बच्चों को, ऐसे लाकर मैं डाकघर में लाकर विजिट कराता हूं, उनको डाकघर की तमाम क्रियाशैली के बारे में बताता हूं, दिखाता हूं, उसके इतिहास से रूबरू कराता हूं। और डाक टिकट संग्रहण के प्रति, सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति मैं उन लोगों को जागरूक करता हूं, बताता हूं कि ये सेवाएं हैं। डाक टिकट संग्रह एक अच्छा एक योजना है डाक विभाग का, और नए नए डाक टिकट का रुचि होती है लोगों जी। को। बहुत अच्छी बात आपने कही शैलेश जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि जो आपकी रुचि है वो भी आपका काम है, यानी कि आपके काम करने की जो शैली है, जो कार्यशैली है, उसमें ही आप अपनी रुचि तलाशते हैं और लोगों की भी रुचि कोशिश करते हैं कि इसमें जो है वो डेवलप करे। और बच्चों की जो आपने बात की, वाकई में बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा सोचा कि ये जो गिरती हुई रुचि है, जो घटती हुई रुचि है, ये जो हमारे नवनिहाल हैं उनके भीतर ये रुचि डेवलप करे। शैलेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बिहार बिहान में आए, सुबह के वक्त आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमें, हमारे व्यूवर्स को डाक सेवा से संबंधित, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ, तो हमने बात की हमारे आज के खास मेहमान शैलेश कुमार सिंह जी से, और बहुत कुछ जाना हमने डाक सेवा के बारे में। और वाकई में ये जानना बेहद आवश्यक है हम सभी के लिए कि हमारी जो भारत सरकार है, इसके तहत बहुत सारी ऐसी सेवाएं हम तमाम आम जन के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं हर रोज़, ताकि हमें हमारी जो जीवन शैली है उसमें सहूलियत हो, हमें सहायता मिले। वक्त
हो चला है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन ये आप सब जानते हैं कि हर रोज़ हम अपने कार्यक्रम के अंत में आपकी मॉर्निंग को और भी गुड मॉर्निंग बनाते हैं, इसलिए हम आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत सा गीत, एक खूबसूरत सा गाना। आज हम आपको जो गाना दिखाने वाले हैं वो है फिल्म चाइना टाउन का। तो चलिए आइए एंजॉय करते हैं आप और हम दोनों इस खूबसूरत से गीत को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो सिख धर्म के इतिहास में आने वाले सबसे बड़े महोत्सव के गवाह बनेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350वें प्रकाश पर्व जो 5 जनवरी 2017 को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मनाया जाएगा। इस महान उत्सव की सेलिब्रेशन दुनिया भर में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इस महान पर्व में गुरु जी का आशीर्वाद लेने दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। इस मुबारक अवसर पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बिहार पर्यटन। बिहार ट्रूली अमेजिंग है यार। बेहतर जानते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। ये बताने के लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता, तो फटाफट उठाइए कागज़ और कलम, नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान DD बिहार दूरदर्शन केंद्र छज्जूबाग पटना 00001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordk@gmail.com। तो आपके ख़तों का बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई ठंडी सी सुबह में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।